नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका विस्तार न्यूज़ के द टॉक टाइम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, वो बहुत खास हैं। वो है 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर उमाकांत उमराव जी, जो मध्य प्रदेश सरकार में खनिज संसाधन विभाग और पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आपका इतने महत्वपूर्ण विभाग है, मगर अभी जो कुछ दिनों पहले जो खबर आई, जो जिससे हम सारे मध्य प्रदेश वाले बहुत खुश हुए, वो ये कि मध्य प्रदेश में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बड़े पैमाने पर पाए गए हैं जी। और यदि इनका एक्सप्लोजन माने इनका उत्खनन होगा तो मध्य प्रदेश में कितनी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। मगर पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मेटल्स होते क्या हैं जिनकी बड़ी चर्चा है इन दिनों पूरी दुनिया में। रेयर अर्थ मेटल्स से 17 तरह के मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं 17 तरह के, और ये जाहिर है जैसा नाम से स्पष्ट है कि बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन इनका स्ट्रेटजिक, सामरिक और कमर्शियल जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जो इनका महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। सब्सटेंशली जो है ये हमारे सैटेलाइट्स में, जो हमारे वॉर वेपन्स होते हैं उसमें हैं, कंप्यूटर्स में हैं, जो एलईडी एलसीडी बनते हैं उस पे हैं, पेट्रोलियम के जो रिफाइन किया जाता है उस प्रोसेस में है, स्टील के बहुत से जो अलॉयज बनते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉयज बनते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उन सब में बन लगते हैं। और इसी तरह एक मैग्नेट में, जो बहुत कॉमनली लोगों को पता है, ये मैग्नेट में भी यूज किया जाता है। खासियत इनकी ये होती है कि ये बहुत ही, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहता है। और ये हाई टेम्परेचर इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये मेल्ट करते हैं। और इनकी जो हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं, बट इनका कमर्शियली और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज के स्थिति में पूरे वर्ल्ड में ये एक तरीके से ग्लोबल जो कमर्शियल स्ट्रेटजी है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उसका भी पार्ट बन गया है, क्योंकि पूरे विश्व में लगभग 90% केवल एक ही देश इसका प्रसंस्करण और जो रिफाइनिंग है वो करके प्रोडक्ट बेचते हैं, और वो चाइना है। जी जी, माने चाइना का पूरा दबदबा है। पूरा दबदबा है उनका सबसे ज़्यादा वहाँ से उत्पादन होता है और वहीं से बाकी जगह जाता है। रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनमें जो पूरे देश दुनिया में बाजार है तकरीबन 20 अरब डॉलर का इतना बड़ा का कारोबार होता है। यदि उसमें भारत आगे बढ़ता है और खासकर मध्य प्रदेश से आगे बढ़ता है तो मध्य प्रदेश को क्या और कैसे लाभ होगा? निश्चित रूप से जब भी कोई मिनरल्स निकलते हैं तो उसकी रॉयल्टी तय होती है, और जिसकी रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। सेकेंडली कि जब इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्शन हो आयरन ओर का, उसका बेनिफिशिएशन हो, मतलब प्रसंस्करण हो, प्रोसेसिंग हो, रिफाइनिंग हो, इन सब में भी जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और बाकी बिजनेस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बिजनेस होते हैं वो भी विकसित होते हैं, उन सब का फ़ायदा स्टेट को मिले। तो मध्य प्रदेश में और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। और पिछले कुछ समय में तो मैंने जब से चीन ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की है और जिस तरीके से चीन पर पाबंदियां लगी, तो उसने कहा कि हम किसी को नहीं देंगे, और यदि हम लोगों ने पढ़ा कि यदि चीन देना बंद कर दे तो हमारे की कई इंडस्ट्री बंद हो जाए, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाए और कई और चीज़ें बंद हो जाएँ। तो इस तरह ये तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी खबर है। मगर ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जा रहे हैं? ये अभी जो एक्सप्लोरेशन और रिसर्च हुई है उसमें सब्सटेंशियली सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, और वहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की जो यूनिट्स हैं उन्होंने इसमें रिसर्च और एक्सप्लोरेशन किया है। इसका ठीक से हम एक्सप्लोरेशन कर सकें, एनालिसिस कर सकें, और जिसकी एक्सप्लोरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित हो सके, इसके जो प्रसंस्करण का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित कर सकें, उसको लेकर हम लोग 2 एमयू करने वाले हैं, जो आगे अभी 23 अगस्त को जो कॉन्क्लेव, माइनिंग कॉन्क्लेव कटनी में होने वाली है। एक जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में एमयू होगा, जो सब्सटेंशियली एक्सप्लोरेशन को और एक्सप्लोरेशन बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करने के बारे में होगा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लैब्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। ऐसे ही भारत सरकार की एक संस्था है IREL करके है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड करके है, उनके साथ भी हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की
हमारी बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पे है। तो हम यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करना चाह रहे हैं जो इस संबंध में जितने भी पहलू हैं उन सब पे काम करेगी। सर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में खनिज के स्तर पर बड़ी अच्छी खबरें आ रही। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में सोना भी पाया गया है, सोना का एक बड़ी स्टर्जा मिला हुआ है और बड़ा भंडार है, तो वो क्या है और किस जगह पर है? जबलपुर ज़िले में एक तहसील है शाहपुर, जहाँ पर हमारी सब्सटेंशियल आयरन ओर की खदानें हैं। और जब वहाँ हमारी ही अपनी संस्था वो वहाँ एक्सप्लोरेशन कर रही थी आयरन ओर को लेकर सब्सटेंशियली, और उसमें उनको कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले कि इसमें कुछ और भी धातुएं हो सकती हैं। तो उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए गए जो साइंटिफिकली सैंपल्स जिस तरह कलेक्ट किए जाते हैं, और उनको हमारी अपनी ही सरकार की लैब में टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि जो उसमें सोना का कंटेंट था, गोल्ड कंटेंट था, वो जो कॉमर्शियली वायबल कंटेंट जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसमें जो लगभग सामान्यतः ये मानते हैं कि यदि 1 ग्राम से ज़्यादा है किसी पर टन तो उसको वायबल मानते हैं। उसमें 1 टन में 1 ग्राम 1 ग्राम अच्छा, 1 टन से ज़्यादा है तो किया तभी वो सोना कहलाता है। यस हाँ। तो लेकिन जो वहाँ पाया गया है, अब ये प्रिलिमिनरी सर्वे है यद्यपि, उसमें 3 ग्राम से लेकर 22 ग्राम तक पाया गया है। बहुत सुंदर। तो संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पे। तो अभी तक हम देखते हैं कि सोना तो कर्नाटक में ज़्यादा है, कोलार गोल्ड फील्ड है, और मुझे नहीं लगता कि और किसी स्टेट में है। और मध्य प्रदेश में होगा तो निश्चित ही इससे उत्पादन। हाँ, अभी हमने ऑलरेडी 5 खदानों को ऑक्शन किए हुए हैं। तो 5 खदानों में पाया? हाँ, ऑलरेडी हमने जो कटनी में है और सिंगरौली में है, उसके जो बिडर्स हैं उनको भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। उनमें से एक्सप्लोरेशन का काम भी कुछ में चालू है। तो ऑलरेडी पहले से भी हमारे यहाँ संभावनाएं कई और ज़िलों में रही हैं। तो सर मध्य प्रदेश में जो खनिजों के साथ साथ एक बड़ा ये बात भी आती है कि मध्य प्रदेश में जो दूसरे खनिज हैं जो गौण खनिज कहलाते हैं, जैसे गिट्टी, रेत, तो इस सब को लेकर जब चाहे बात उठती है कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन बहुत ज़्यादा होता है, खासकर रेत का, और वो भी नर्मदा किनारे या नदियों के किनारे। तो इनको लेकर सरकार कितनी चिंतित होती है इससे? सरकार ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो महकमे की मानव संसाधन क्षमता है वो बहुत सीमित है, और खदानें बहुत क्षेत्र में फैली हुई हैं, और उन खदानों में काम करने का कोई निर्धारित समय नहीं है, वो पूरे 24 घंटे कभी भी चलता रहता है। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने इस पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और आज का ज़माना AI/ML का ही ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। तो अभी हम लोगों ने 2 प्रयोग शुरू किए हैं। एक रेत के लिए स्पेसिफिकली है, और यदि वो अन्य खनिजों के लिए भी है, कि बहुत से ऐसे रूट्स हैं जिनसे ही इनका आवागमन होता है, जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वहाँ हम एक AI पावर्ड ई-चेक गेट लगा रहे हैं जिसमें कैमरे होते हैं, और वो कैमरे जैसे ही वहाँ से ट्रक गुजरते हैं उसका नंबर रीड कर लेते हैं, और जो उसमें खनिज भरा हुआ है उसको देख लेते हैं और उसका साइज़ ले लेते हैं, और उसके हिसाब से वो AI जो है ये जो है गणना कर लेता है कि इसमें कौन सा खनिज है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी खनिज एक रजिस्टर्ड नंबर के ट्रक से ही जा सकता है, तो हमारे पोर्टल में एक नंबर रजिस्टर उस ट्रक का ऑलरेडी रहता है, और जब वो ETP काटते हैं तो ETP उसी ट्रक के नाम से कटती है। तो वो उस पोर्टल में जाके AI जो टूल है वो देख लेता है कि इसको ETP है कि नहीं, और है तो पूरे सामग्री की है कि नहीं, पूरे खनिज की है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर वो अलर्ट जारी कर देता है जिला प्रशासन को। तो एक तो ये हम लोगों ने किया हुआ है। हमने अभी 41 जगह चिन्हित किए थे, यद्यपि इसको और बढ़ाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त हुए हैं, तो इसको हम और संख्या बढ़ाएंगे। दूसरा जो है वो हमारा MSS सिस्टम है, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। इसमें हमने जितने भी हमारे यहाँ खदानें हैं उन सबको हमने जियो रेफरेंस किया हुआ है, चाहे वो माइनर मिनरल्स की हो या मेजर मिनरल्स की हो, सभी को हमने जियो रेफरेंस कर लिया हुआ है। और हम हर महीने हमको एक डेटा मिलेगा कि इस जो जियो रेफरेंस खदान है इसके बाहर कहीं खुदाई की गई है, एक्सट्रैक्शन तो नहीं किया गया है, और ये किया गया होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें एक अलर्ट जनरेट होगा, और वो अलर्ट जिला प्रशासन को जाएगा, कलेक्टर को जाएगा, माइनिंग अधिकारी को जाएगा। और माइनिंग अधिकारी के लिए ये आवश्यक होगा कि उसका निराकरण तभी हो सकता है जब वो फिजिकली
अपने मोबाइल के साथ उस खदान पे जाके उसी जगह जाके चेक करेगा। ओहो। तो वहाँ चेक करेगा, उसका फोटोग्राफ लेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा और उसको उसी जियो रेफरेंस की जो सीमाएं हैं उसी के अंदर से ही वो रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। तो फिजिकली उसको जाना आवश्यक है। अब पहले जैसा नहीं रहा कि आप नहीं गए और आपने ऑफिस में बैठे या किसी से पूछ के बात करके रिपोर्ट बना दी। तो इस तरह हम 2 सिस्टम अभी लागू किए हुए हैं, MSS और ई-चेक गेट है, और देखते हैं इसमें यदि कहीं और आवश्यकता हुई या कोई और टेक्नोलॉजी इस तरह की कोई प्रभावी हमको दिखी तो हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। आपके पास सर एक पशुपालन विभाग भी है जो कि जी, बहुत जी, महत्वपूर्ण विभाग है, खासकर उस वक्त जब डॉक्टर मोहन यादव की बहुत प्रायोरिटी है, उनके जी। दिल के बड़े करीब है। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस विभाग में बहुत पहले तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी थोड़ा पीछे ही है और नस्ल बढ़ाने वाले जानवरों की नस्ल बढ़ाने वाले में भी थोड़े पीछे है। तो ये सब को लेकर क्या सोच रखा है, क्या कुछ आगे तरक्की होनी है? जो इसकी सोल है वो ये है कि हमारी गाय और भैंसें ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें। सबसे प्रभावी तरीका यही है। हमारे यहाँ जो कैटल पॉपुलेशन है, मतलब गायों वंश की और भैंस वंश की जो संख्या है वो काफ़ी है, लेकिन जो हमारे प्रति गाय या प्रति भैंस उत्पादन है दूध का वो अच्छा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है। अब इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हमारी अच्छी नस्ल की गायें हों। उसके जो सबसे 2 ही तरीके हैं, या तो हम इंडक्शन करें, बाहर से लेके आएँ और अपने यहाँ करें, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है चूँकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे पास गाय और भैंस हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या जो नेचुरल तरीके भी हैं अच्छी नस्ल के बुल के साथ में या उनके सीमन से हम इंसेमिनेशन करें, गर्भाधान करें उसका। अब इसमें हम लोगों ने यद्यपि बहुत पहले नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया था, 78 में शुरू किया गया था, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ गायों में मुश्किल से 35% ही अच्छी नस्ल की गायें या शंकर नस्ल की गायें हैं और भैंसों में इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, केवल 35% है। यदि यही 70 होता, 80 होता तो जाहिर है हमारी उत्पादन जो मिल्क का है वो इससे डबल होता, और जाहिर है कि इसके वजह से किसानों को आर्थिक लाभ होता, उनकी माली हालत पूरी मिल्क इकोनॉमी पूरी वो होती। जो कई स्टेट्स में इकोनॉमी बहुत कई हज़ारों करोड़ की इकोनॉमी है केवल मिल्क से वगैरह है। तो हम लोगों ने इसमें 3-4 प्रयोग किए हुए हैं, शुरू किए हैं अभी। एक प्रयोग तो यही है कि कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अभी सारे प्रयास जो हैं व्यवहारिक रूप से सारे प्रयास जो हैं वो सरकार के माध्यम से हो रहे थे, चाहे वो कैटल इंडक्शन हो या तो प्राइवेट के भी लोग लेके आते हैं, चाहे वो AI हो या कुछ और भी चीज़ें हों। तो एक तो इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए। तो हम लोगों ने इसमें 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं। एक हमने ब्रीडर एसोसिएशन का शुरू किया है। ब्रीडर एसोसिएशन में हम उन सभी गौपालक भैंस पालकों को मेंबर बनाएंगे जिनके यहाँ एक ही नस्ल के 10 भैंस या 10 गाय हों, एक ही नस्ल के। हो सकता है उनके पास में 10 से ज़्यादा हों और अलग अलग नस्ल के हों, लेकिन मिनिमम एक नस्ल के 10 होना चाहिए। तो उनको ब्रीडर एसोसिएशन के रूप में रजिस्टर करेंगे और उनको हम प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से 3-4 सर्विसेज देंगे। एक तो ये है कि उनके गर्भाधान में अच्छी नस्ल का ही जीन्स का जो सीमन है वो प्रयोग किया जाए, या जो बुल है या भैंसा है वो अच्छी नस्ल का ही प्रयोग करें, जिससे कि उसकी जीन्स इम्प्रूवमेंट हर पीढ़ी में होता रहे और जीन शुद्धता भी बनी रहे। यदि बहुत अच्छी नस्ल की उसके पास गाय भैंस है तो वो जीन सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती नस्ल सुधार की है। सबसे बड़ी चुनौती नस्ल सुधार की है, और उसमें चूँकि नस्ल सुधार वो एक जनरेशन का काम नहीं होता है। नस्ल सुधार में मिनिमम 3 से 4 पीढ़ियों तक हमको ध्यान में रखना होता है। लंबा वक्त लगेगा। हाँ, मगर एक जो दूसरी बड़ी समस्या हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो आवारा पशु हैं वो मध्य प्रदेश में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और ले देख हम लोग उनके लिए गौशाला ही खोल पाते हैं, मगर वो भी ऐसी ही चलती हैं। तो उसमें सरकार क्या सोच रही है? निश्चित रूप से ये हमारे लिए आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और एक तरीके से प्रशासन, शासन और समाज के लिए एक चुनौती भी है कि इनको ससम्मान कैसे हम व्यवस्थित करें, जो हमारी गाय हैं और पूजनीय गायें हैं। तो एक योजना अभी शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, जिसमें हम स्वावलंबी गौशाला का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जैसा कि स्पष्ट है नाम से, स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये गौशालाएँ ऐसी होंगी जो फाइनेंशियली वायबल गौशालाएँ होंगी, मतलब इनको बाहर से सपोर्ट की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। ये स्वयं जो आर्थिक गतिविधियाँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़
जो अपनी चलाएंगी उसी से इतनी आय करेंगी कि गौशाला का संचालन किया जा सके। इसमें 3-4 इसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि ये गौशाला 5,000 गायें या इससे बड़ी संख्या के लिए होगा, मतलब 5,000 से कम नहीं हो सकता। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 12,000, 14,000। तो एक तो ये बड़ी गौशालाओं के लिए है। सेकंड ये है कि इसमें सरकार जो है वो अपनी तरफ से इनको यूजर राइट दे रही है 130 एकड़ मिनिमम लैंड के लिए। यदि 5,000 है तो 130 एकड़, 5,000 से ज़्यादा है तो इसी अनुपात में ज़मीन की बढ़ जाएगी। सरकार ज़मीन भी देगी उनको? हाँ, उनको यूजर राइट के रूप में देगी। मतलब जब ये गौशाला का पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो वापस सरकार के पास में आ जाएगी। इसमें हम बहुत सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउ कर रहे हैं। जिसमें महत्वपूर्ण कमर्शियल एक्टिविटी ये है कि 30% तक वो अच्छी नस्ल की गाय रह सकती है। यानी उस गौशाला में दूध उत्पादन होगा, और न केवल वो दूध उत्पादन होगा बल्कि वो हमारे ब्रीडिंग एम्प्लॉयमेंट सेंटर के रूप में भी काम करेंगे। हम उनको भी वही सेवाएं देंगे जो हम ब्रीडर एसोसिएशन को देंगे कि कैसे अच्छी नस्ल की जो है वो बच्चियां पैदा हों, और फिर ये एक मार्केट डेवलप हो जाएगा आसपास के 10-25 गाँव के लिए कि अपने यहाँ से जो इनकी बच्चियां होंगी उनको ही सप्लाई कर पाएंगे। गौशाला नहीं रह जाएगी, वो एक इंडिपेंडेंट। हाँ, मगर एक हम लोगों ने देखा कि दूध उत्पादन को लेकर बड़े बड़े सवाल उठते हैं, खासकर कोऑपरेटिव को लेकर। हमारे कई कोऑपरेटिव मध्य प्रदेश में जो जगह जगह हैं बंद होने की कगार पे हैं या बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? जो हमारे कोऑपरेटिव में हमारे सामने चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती ये है अन्य प्रदेशों की तुलना में कि हमारी जो कलेक्शन कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, वो थोड़ी ज़्यादा है। चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो। कारण ये है कि उनके यहाँ बस्तियाँ बहुत नज़दीक होती हैं। यदि आप यूपी में जाएं तो आप देखेंगे कि हार्डली 1.5 किलोमीटर में गांव बसे हुए हैं। तो वहाँ जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो बड़ी आसान है, कम है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। और एक सोसाइटी को यदि वायबल बनना है, यदि अपने खर्चे वर्चे निकाल लेना है, तो वहाँ मिनिमम 200 लीटर दूध होना चाहिए। तो अब हमने एक एनडीडीबी के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है, सरकार ने किया हुआ है, जिसमें ये है कि हमारा जो दूध कलेक्शन अभी 10 लाख है वो हम उसको 50-52 लाख ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और हमारा जो फुटप्रिंट है वो कुछ ही हज़ार गांव में है, उसको बढ़ा के 26,000 गांव में ले जाना है। सर एनडीडीबी इसमें क्या मदद करेगी या कैसे? देखिए इस समझौते पे बड़े सवाल उठे थे। हाँ, तो हम लोग कर ये रहे हैं कि हम लोग जो पोटेंशियल मिल्क रूट है उनको चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। चिन्हित करने की कोशिश इस तरह कर रहे हैं कि जहाँ हमारा मिल्क जो है हम उसको 200 लीटर तक या 50 लीटर से ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमारी बहुत सी कैटल इंडक्शन की स्कीम्स हैं, उनमें चाहे आचार्य विद्यासागर स्कीम है, चाहे वो डेयरी प्लस स्कीम है, दुधारू पशु प्रदाय स्कीम है, और अभी रिसेंट में जो है जो बहुत ही पॉपुलर हो रही है वो कामधेनु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु स्कीम है जो बहुत ही पॉपुलर हो रही है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उनका मिल्क रूट जहाँ चिन्हित कर रहे हैं जिससे कि वायबल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सके, उनका और हमारा जो कैटल इंडक्शन है वो आपस में समन्वय करके करें जिससे कि वहाँ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। जिसके होगा क्या कि जब उससे हमारा मिल्क बढ़ेगा तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होगी, तो हम और गाँव को भी ले पाएंगे। यदि भले वो इतने वायबल नहीं है, भले दूर हो तो उनको भी हम ले पाएंगे। ये इसका मुख्य वो है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट, दूध कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उसका जो बिजनेस है वो इस बात पे तय होता है कि मार्केट में हम कितना सेल कर पाते हैं। वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो कितना मार्केट में हम सेल कर पाते हैं, इसी से उसकी सस्टेनेबिलिटी उस पूरे बिजनेस की तय होती है। सर, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पे काम किया है। आपके नाम पे एक अच्छा सेहरा और बनता है कि आपने पानी को लेके बहुत अच्छा काम किया, खासकर देवास ज़िले में कलेक्टर थे। हाँ जी जी। तो उस पानी को लेके क्या सोचा था आपने, कैसे वो काम शुरू हुआ और फिर कैसे कहाँ तक पहुँचा? दरअसल मैं उसके पहले सतना ज़िले में कलेक्टर था, और जो मेरा प्रायोरिटी एरिया होते थे, वैसे तो सभी स्कीम्स में हम लोग काम करते हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ था। तो मैं सतना हो या उसके पहले भी जहाँ सीओ जिला पंचायत था वहाँ हेल्थ में और एजुकेशन में काम कर रहा था। ये तो उसके बाद भी करता रहा। और ये जो जननी एक्सप्रेस है आपने देखा होगा पूरे राज्य में, ये मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था। 2004 में शुरू किया गया था। तब ये सरकार के माध्यम से नहीं था,
ये कम्प्लीटली एक बिजनेस मॉडल के रूप में मैंने शुरू किया था। अच्छा अच्छा। और वहीं से मेरे दिमाग में ये सोच आई कि यदि कोई सोशल इशू है उसको एक बिजनेस मॉडल में चेंज कर दें तो उसके सस्टेन करने के और फैलने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एनीवे मैं वहाँ से देवास गया और एज यूजुअल मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर भी एजुकेशन और हेल्थ में काम करना चाहिए। लेकिन जब लोगों से हम शुरू में जाते हैं, कलेक्टर पोस्ट होते हैं, तो जब मैं पोस्ट हुआ देवास में तो सभी जगह प्रक्रिया ये है कि काफ़ी लोग मिलने आते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन मिलने आते हैं। बात कुछ भी होती रही हो पूरे डिस्कशन में, मेल मुलाकात में, अंत में खड़े खड़े होने के पहले वो एक बात ज़रूर आती थी कि साहब पानी का बहुत संकट है इस ज़िले में और ये शायद विदर्भ या राजस्थान जैसा हो सकता है। अच्छा। तो जब हर किसी ने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ की जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो पानी होना चाहिए। उस समय कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस थे, मॉडल थे दिमाग में। एक वाटरशेड मॉडल था, एक बांध और नहर का मॉडल है कि बांध बनाइए और नहरों से पानी लेके जाइए। तो मेरे दिमाग में फिर वही विचार कौंधा, दर्शन कौंधा कि एक सोशल समस्या है, यदि इकोनॉमिक समस्या है, इसको यदि हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल में चेंज कर दें तो जिस तरह लोग ट्यूबवेल खोदते हैं अपने पैसे से, जिस तरह अपने पैसे से कुआं खोदते हैं, जिस तरह अपने पैसे से इंजन लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, इसी तरह ये इसका भी कर लेंगे। तो फिर मैं बैठ के, चूँकि किसान का बेटा हूँ और कृषि को बहुत नज़दीक से समझा है, किया है स्वयं, लगभग सारी एक्टिविटी जो फार्म की होती हैं वो मैं करता रहा हूँ अपने पिताजी के साथ में, और सिविल इंजीनियर हूँ और इकोनॉमिक्स थोड़ा समझता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे काम आई। मुझे लगा कि क्या ऐसा मॉडल हो सकता है कि एक इंडिविजुअल फार्मर्स बेस मॉडल हो। जैसे ट्यूबवेल क्या है, ट्यूबवेल एक पानी की समस्या है जिसका एक सोल्यूशन मॉडल है। और कैसा मॉडल है, इंडिविजुअल फार्मर मॉडल है कि मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, आप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगा ये कि मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक ऐसा मॉडल डेवलप करूँ जिसमें कि इंडिविजुअल की ओनरशिप रहे, उसकी जितनी नीड है उतनी फुलफिल हो जाए, तो शायद वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वो एक्सेप्ट तभी करेगा जब ये इकोनॉमिकली वायबल मॉडल हो। तो उसका भी मैंने पूरा स्टडी किया कि यदि सिंचित ज़मीन नहीं है तो कितनी पैदावार होगी, यदि उसको सिंचित ज़मीन हो जाती है तो कितनी पैदावार होगी, वो जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसकी लागत कितनी आएगी, वगैरह वगैरह, ये सब किया। तो उसमें इट्स लॉन्ग स्टोरी, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, उसमें एक राजस्थानी ट्रैक्टर वहाँ आते थे और वो केवल गर्मियों में आते थे और वो मिट्टी का ही काम करते थे। तो उनके रेट मैंने देखे और वो रिलेटिवली रेट बहुत कम होते थे, जो वहाँ अन्य रेट थे लोकल के उससे बहुत कम थे। तो वो रेट लेके मैंने जब कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि जो ब्रेक इवन टाइम है, मतलब जो उसका इन्वेस्टमेंट है किसान का, वो हार्डली 1.5 साल से 2.5 साल में निकल सकता है। तो मुझे लगा इससे अच्छा बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है। आप कोई भी बिजनेस करें, आप देखेंगे रेट ऑफ जो ROI होता है, ऐसा होता है कि 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में ऐसा है ब्रेक इवन होता है, और यहाँ ये 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में ही हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये एक चल सकता है मॉडल। फिर इसकी एक IC स्ट्रेटजी मैंने बनाई कि इसको हम जल बचाओ जीवन बचाओ, जल है तो कल है, इस दर्शन पे नहीं ले जाएंगे। क्योंकि इस दर्शन, ये नारे जो है एक दर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनसे ये लगता है कि जैसे हमारा जीवन संकट में हो या हम जीवन बचाने के लिए पानी प्रयोग कर रहे हैं, उससे जल का संकट है। पूरे देश में लगभग 85-86% वाटर केवल इरिगेशन के लिए प्रयोग होता है और मध्य प्रदेश में ये प्रतिशत लगभग 90 का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पानी है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनपुट है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो पानी की समस्या है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से है, क्योंकि हम ज़्यादा अर्न करने के लिए सिंचाई करते हैं। तो मुझे लगा कि हमको अपना मॉडल इस रूप में ले जाना चाहिए लोगों को कि ये आपकी इकोनॉमिक जो नीड है उसको फुलफिल करेगा और उससे ये समस्या को दूर होगा। तो हम लोगों ने नारे जैसे दिए थे, जल बचाओ लाभ कमाओ, इस तरह के नारे दिए थे जो वहाँ करते थे। पर्सनलाइज और बहुत फायदे पहुँचाने वाले, पर्सनलाइज फायदे। और आपके इस काम को बहुत सराहा गया और आपको बहुत अवार्ड मिले। मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, लेकिन उन अवार्ड में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी जब उन लोगों ने मेरा नाम जलाधीश कर दिया था। जिलाधिकारी, जो हम लोग जिलाधीश पाते हैं, कलेक्टर का एक अनुवाद होता है, वो जिलाधीश होता है।
तो आपको जलाधीश कर दिया। उनका एक बोर्ड भी यहीं रखा हुआ है अभी भी, जिसमें उन्होंने वो सब लिखा है। अच्छा सर, ये दूसरा कि आपने जिस तरीके से आप IITN हैं और उसके बाद फिर आप IAS में आए, तो ये जर्नी कैसे बने आपकी? हालांकि पहली परिस्थितियाँ बड़ी संघर्ष वाली हैं जी, मगर ये जो संघर्ष है, तो संघर्ष में क्या ऐसी चीज़ रही जो आपको यहाँ तक लाई? जब मैं 6-7 क्लास में गया तो मेरे गांव में स्कूल नहीं था, और एक दूर जो है 5-6 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, और वहाँ मैं जाता था, सुबह जाता था पैदल, शाम को आता था। और उसमें रास्ते में एक लो लाइंग एरिया था, तो उसमें बरसात में करीब 3-4 महीने पानी भरा रहता था। तो मैं अपने जो पैजामा पहनते थे और शर्ट पहनते थे, तो अपने पैजामे को मोड़ मोड़ के यहाँ तक कर लेता था बिल्कुल, चूँकि मैं छोटा था, मेरी हाइट कम थी, और पानी काफ़ी रहता था, जिससे वो पैजामा मेरा गीला ना हो जाए। और यहाँ बस्ता रख लेता था सर में, जिससे कि कापियाँ किताबें सुरक्षित रहें। तो होता क्या था, चूँकि वो बरसाती पानी था और वहाँ खेतों का पानी था, और उसमें मिट्टी और बाकी सब चीज़ें रहती हैं, तो जो उंगलियाँ रहती हैं पैरों के, ये सड़ जाते थे। तो मैं जब शाम को आता था तो फिर अच्छे से धो के पैर रहता था, और खाना खाने के बाद जो है जब मैं सोने जाता था तो मेरी माँ उसमें फिर सरसों का तेल लगाती थी रोज़, हाँ, जिससे ये जो है पनपेना भी मैं हाँ बहुत ज़्यादा ना फैले या बहुत ज़्यादा ना हो। तो मैं जब वो याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने और मेरे माता पिता ने मुझे इतने अच्छे संस्कार देने की कोशिश करी कि इन सभी कष्टों ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कोई कष्ट उठा रहा हूँ। क्या बात है। इतना जुनून और शायद इतनी महत्वाकांक्षाएं उन्होंने मेरे मन में डाली और अच्छे संस्कार दिए। और वैसे तो हर किसी के माता पिता भगवान ही होते हैं, और मेरे भी भगवान ही थे। बिल्कुल। और मैंने ये देखा कि जब से मेरे माता पिता नहीं रहे, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि मेरे मन में हरदम ये रहता है कि जब मैं जाऊंगा तो अपने माता पिता से मिलूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो सर, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ की, अपने जीवन के संघर्ष कार्य में बताया, अपने काम कार्य में बताया, और निश्चित ही बहुत प्रेरणादायी तो है, मगर आपका काम भी ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश में है, जो याद रखा जा रहा है और मध्य प्रदेश को एक गति दे रहा है। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।